Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sumit and welcome to Serious IT. So without wasting time, let's start the video. आज हम बात करने वाले हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में कि जो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होती है। तो बेसिकली हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन में देखेंगे जो लॉजिक्स होते हैं जो कंसेप्ट होते हैं वो सभी लैंग्वेज के लिए इक्वली होते हैं। ओके, तो देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है कि इन प्रोग्रामिंग की मैनी टास्क रिक्वायर्स एग्जीक्यूटिंग द सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल टाइम्स। ठीक, कि प्रोग्रामिंग में ऐसे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस के सेट होते हैं जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, राइट द सेम कोड रिपीटेडली वुड बी इनएफिशिएंट एंड डिफिकल्ट टू मैनेज। अब अगर हम किसी भी कोड को बार बार लिखेंगे, बार बार वही चीज़ रिपीट करेंगे, तो वो जो है हमारे लिए बहुत ही इनएफिशिएंट हो जाएगा और मैनेज करने में बहुत ही डिफिकल्टी होगी, है ना। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो इस सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने जो है आइटरेटिव स्टेटमेंट्स को प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करने के लिए। अगर कोई टास्क बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे आइटरेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक, विच अलाउ अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली बेस्ड ऑन द कंडीशन। ठीक है, जो किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार किसी कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है। ठीक, आप ऐसे मानिए कि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ठीक है, तो ब्रश को हम एक बार तो करते नहीं है, ब्रश को हम बार बार करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। कब तक रिपीट करते हैं, जब तक कि दांत साफ ना हो जाए, है ना। तो एक टास्क है, ठीक है, ब्रश को लेफ्ट एंड राइट करना या अप एंड डाउन करना, है ना। तो कोई टास्क है हमारे पास जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं जब तक कि दांत हमारे साफ ना हो जाए। तो एक हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी। तो उसी हिसाब से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशन के बेसिस पे किसी भी टास्क को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करने की प्रोसेस को बोलते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट। ठीक, सो एन आइटरेटिव स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। आइटरेटिव स्टेटमेंट क्या है, एक प्रकार का कंट्रोल स्ट्रक्चर है दैट इनेबल्स अ प्रोग्राम टू परफॉर्म रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, जो किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, रिपीट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए इनेबल करता है। ठीक, बिकम फॉल्स और अंटिल अ सीक्वेंस इज कंप्लीटेड। और जो टास्क होता है वो तब तक किया जाता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए या फिर वो सीक्वेंस कंप्लीट ना हो जाए, तब तक वो टास्क को बार बार रिपीट किया जाएगा, उसको बार बार एग्जीक्यूट कर किया जाएगा। ठीक है, हमारे किसको किया जाएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को किया जाएगा या फिर प्रोग्राम को किया जाएगा। ठीक, तो दिस प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन इज कॉल्ड आइटरेशन। तो रिपीटेशन की इसी प्रोसेस को आइटरेशन कहा जाता है। एंड द स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म्स इट इज कॉमनली नोन एज लूप। और वो स्ट्रक्चर जो इसको जो है परफॉर्म करता है उसको हम लोग बोलते हैं लूप बोलते हैं। ठीक है, तो लूप मतलब क्या हो गया, लूप मतलब हो गया किसी भी टास्क को बार बार रिपीट करना, है ना। रिपीट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। ठीक, क्लियर हुआ आपको। कोई भी टास्क है बार-बार उसको आप रिपीट कर रहे हैं, बार-बार वही एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक लूप है, वो एक आइटरेटिव स्टेटमेंट है। ठीक, तो अब देखिए पर्पज़ ऑफ आइटरेटिव स्टेटमेंट, इसके क्या-क्या पर्पज़ होते हैं। सो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स आर यूज्ड व्हेन अ टास्क मस्ट बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स। तो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है कि जब कोई टास्क बार-बार रिपीट किया जा रहा हो एक समय अंतराल पे, है ना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम्स, अ लूप ऑटोमेट द रिपीटिशन। ठीक है, बार-बार उसी इंस्ट्रक्शंस को लिखने से अच्छा है कि हम जो है एक ऑटोमेट लगा दें जो कि वो चीज़ को बार-बार रिपीट करेगा, है ना। देखिए, अगर हमने आपसे बोल दिया कि आप अपने नाम को 100 बार प्रिंट करिए, तो आप क्या करेंगे? प्रिंट, अपना नाम लिखेंगे, प्रिंट अपना नाम, प्रिंट अपना नाम, प्रिंट अपना नाम। ऐसे आप बार-बार जो है 100 बार प्रिंट फ़ंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके अंदर अपना नाम लिखेंगे। ठीक, लेकिन ये एक इनएफिशिएंट मेथड है। ठीक है, क्योंकि कोई एक सेम टास्क है जिसको आप बार-बार रिपीट कर रहे हो, है ना, 100 टाइम्स एक कंडीशन के बेसिस पे। कंडीशंस क्या है, 100 टाइम्स उसको रिपीट करना है। ठीक है, तो वही टास्क आप बार-बार रिपीट कर रहे हो। ठीक, तो उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट। किसी भी टास्क को अगेन एंड अगेन रिपीट करना। ओके, सो कॉमन यूजेस इंक्लूड, तो इसके क्या-क्या यूज़ होते हैं। प्रोसेसिंग आइटम्स इन अ लिस्ट, कि किसी भी लिस्ट में आइटम्स को प्रोसेस करने के लिए। परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रिपीटेडली,
बार बार मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को रिपीट करने के लिए, सर्चिंग थ्रू डेटा, डेटा के थ्रू सर्च करने के लिए, जनरेटिंग पैटर्न्स, रीडिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम फाइल्स, फाइल्स से डेटा को रीड करने के लिए, रिकॉर्ड्स को रीड करने के लिए, और रनिंग सिमुलेशंस या फिर सिमुलेशंस को रन करने के लिए। ठीक है, फिर आगे विदाउट इटरेशन क्या बोल रहा है, देखिए विदाउट आइटरेशन मैनी प्रोग्रामिंग टास्क वुड रिक्वायर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिपीटेड लाइंस ऑफ कोड, कि बिना आइटरेशन के जो है बहुत सारे ऐसे टास्क होंगे जो हमें 100 बार या 1000 बार या फिर उससे ज़्यादा हमें लिखने पड़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है आपको? देखिए एक सिंपल अब समरी क्या लिख देंगे हम लोग, समरी कैसे पता चलेगा कि किसी भी टास्क को बार बार रिपीट करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं लूप बोलते हैं, और जिसको आइटरेटिव स्टेटमेंट ही कहा जाता है। ठीक, एक लाइन में आप इसको याद रखिए। फिर कंपोनेंट्स ऑफ आइटरेशन, अब आइटरेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, एवरी आइटरेटिव स्टेटमेंट टिपिकली इन्वॉल्व्स 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, कि हर एक आइटरेटिव स्टेटमेंट्स में 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होता है एंड अपडेट होता है। कौन कौन सा बताए हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेट। इनिशियलाइजेशन में क्या होगा, इनिशियलाइजेशन में हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, दिस स्टेप सेट्स द स्टार्टिंग वैल्यू फॉर द लूप कंट्रोल वेरिएबल, कि यह स्टेप जो है एक स्टार्टिंग वैल्यू को सेट करता है कि हमें कोई लूप है या फिर कोई आइटरेटिव स्टेटमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। जैसे मान लीजिए हमें काउंटिंग प्रिंट करनी है 1 से लेकर 100 तक, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टार्टिंग 1 से होगा, तो इनिशियलाइज करेंगे हम 1 पे, है ना, और एंड करेंगे 100 पे। तो इनिशियलाइजेशन मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर कंडीशन है कि द कंडीशन डिटरमाइंस वेदर द लूप शुड कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग, ये बताता है कि लूप को एग्जीक्यूट होना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कंडीशन देना, देखिए ये आई लेस देन इक्वल टू 5, और इनिशियलाइज हम देखिए यहाँ पे किया आई इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस हो गई यहाँ पे, और आई लेस देन इक्वल टू 5 यहाँ पे हमने कंडीशन दे दिया। ठीक, अपडेट में क्या होगा, अब देखिए चूंकि हम काउंटिंग जो है 1 से 5 तक प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हमने काउंटिंग को 1 पे सेट कर दिया, आई इक्वल टू 1, 1 पे सेट हो गया। ठीक, कंडीशन दिया है 5 तक, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट आई करेंगे, तो जब जब प्रिंट आई करेंगे हम, तो 1 1 1 1 ही प्रिंट हो जाएगा 5 बार, ना कि 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। प्रिंट क्या होगा, 1 1 1 ही प्रिंट होगा 5 बार। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी तक हमने उसको अपडेट ही नहीं किया, है ना, अपडेट करना भी तो जरूरी है। तो वो चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि द अपडेट चेंज द लूप वेरिएबल ड्यूरिंग ईच आइटरेशन। ठीक है, जो अपडेट क्या होता है वो लूप वेरिएबल को चेंज करता है हर एक आइटरेशन पे, सो दैट द लूप इवेंचुअली स्टॉप्स। ठीक है, ताकि जो लूप वो रुक सके आराम से। एग्जाम्पल ये देखिए, आई इक्वल टू आई प्लस 1, जब तक कि हम 1 में ऐड नहीं करेंगे, आई में एक ऐड नहीं करेंगे तो हम 2 कैसे पाएंगे, और जब 2 प्लस 1 करेंगे तभी हमें 3 मिलेगा, और जब 3 प्लस 1 करेंगे तभी हमें 4 मिलेगा, है ना। तो हर एक आइटरेशन में हमें +1 करना होगा ताकि हम एक प्रॉपर नेक्स्ट टर्म पा जाएं। ठीक, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कंडीशन हमें हमारी कभी भी फॉल्स नहीं होगी, क्योंकि आई की वैल्यू हमने 1 पे सेट करके रखी है, और कंडीशन हमने यहाँ पे दिया है आई इक्वल लेस देन इक्वल टू 5, और हमेशा आई की वैल्यू 5 से छोटी ही रहेगी जब तक कि हम 1 को बढ़ाएं ना, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़। फिर these three steps ensure that the loops run correctly and terminates when the condition becomes false। ठीक, तो ये इंश्योर करता है कि जो लूप्स वगैरह अच्छे से चल जाए और टर्मिनेट हो जाए जब भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो। ठीक, अब फिर टाइप्स यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के टाइप्स होते हैं मेनली, पाइथन 2 प्रकार के लूप्स को और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करता है। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप। ठीक है ना, कितने प्रकार के होते हैं लूप्स, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर लूप और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है व्हाइल लूप। ठीक, तो पहले समझते हैं हम लोग कि फॉर लूप क्या होता है, उसके बाद व्हाइल लूप को समझेंगे। देखिए, तो फॉर लूप क्या बोलता है कि अ फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस इज नोन बिफोर हैंड। ठीक है, फॉर लूप का यूज तब किया जाता है कि जब हमें पता होता है कि हमें कितने आइटरेशंस को चलाना है, और ये मुख्यतः सीक्वेंस पे चलते हैं। ठीक है, लिस्ट सीक्वेंस या सेट ऑफ सीक्वेंस पे इसको चलाया जाता है। इट इज कॉमनली यूज्ड टू आइटरेट ओवर सीक्वेंस सच एज लिस्ट, स्ट्रिंग और रेंज ऑफ नंबर्स।
इसको मुख्यतः सीक्वेंस वगैरह जैसे कि लिस्ट, स्ट्रिंग और नंबर्स के ऊपर चलाया जाता है। ठीक, लिखने का तरीका क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से इसका होने वाला है कि यहाँ पे पहले फॉर लिखेंगे। ठीक, फॉर लिखने के बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इन सीक्वेंस की कोई एक वेरिएबल है, वो सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट के लिए फॉर एवरी वेरिएबल इन सीक्वेंस, ऐसे इसको पढ़ सकते हैं, है ना। मतलब कि सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट के लिए स्टेटमेंट्स। ठीक, एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि फॉर आई इन रेंज 5। ठीक, अब जो 5 है, रेंज 5 के हर एक एलिमेंट के लिए, मतलब कि 0 1 2 3 4 है ना, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, यहाँ पे 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि वहाँ पे 5 टर्म को बोला गया था, हमारे पास 5 टर्म यहाँ पे देखिए हो गए 0 से लेकर 4 तक। तो आई जो है वो आई हर एक के पास जाएगा, आई 0 भी होगा स्टार्टिंग में, फिर आई की वैल्यू 1 होगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर आई की वैल्यू 3 होगी एंड देन जाके आई की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जब स्टार्टिंग में जब आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, स्टार्टिंग में जब आई की वैल्यू 0 थी। ठीक, जब हम इसको प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पे हम +1 करेंगे आई में, जब +1 करेंगे तभी तो 0 + 1 1 मिलेगा, फिर +1 करेंगे तभी तो हमें 2 मिलेगा, फिर +1 करेंगे तभी तो हमें 3 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ठीक, हालाँकि रेंज में आपको ऐसे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फॉर लूप के अंदर, क्योंकि रेंज के अंदर वो पहले से ही होता है ऑटोमैटिकली। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट हेलो हो जाएगा और ये जो हेलो मैसेज है वो कितनी बार होगा, वो 5 बार यहाँ पे प्रिंट करेगा। ठीक, तो देखिए द रेंज 5 फंक्शन जनरेट्स नंबर फ्रॉम 0 to 4। जो रेंज फंक्शन 5 है, ये 0 से 4 के बीच में नंबर्स को जनरेट करेगा। ठीक, द लूप रन्स 5 टाइम्स, और ये लूप कितने बार चलेगा, ये लूप जो है 5 बार चलेगा। ड्यूरिंग ईच आइटरेशन द स्टेटमेंट इनसाइड द लूप इज एग्जीक्यूटेड। हर आइटरेशन के दौरान स्टेटमेंट जो है लूप के अंदर का वो एग्जीक्यूट होगा, हर एक आइटरेशन पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक, ठीक समझ में आ रहा है? अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो इसका आउटपुट देखिए यहाँ पे क्या गया, जैसे हमने अभी आपको बताया ना, 5 बार हेलो प्रिंट होगा तो 1 2 3 4 5, तो 5 बार यहाँ पे हमारे पास हेलो आ चुका है। ठीक, क्लियर है आपको एकदम? तो फॉर लूप का यूज़ कब करते हैं? फॉर लूप का जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो मुख्यतः यूज़ करते हैं सीक्वेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना? किसके लिए? सीक्वेंस के लिए यूज़ करते हैं फॉर लूप को। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, काम दोनों से हो जाएगा, लेकिन अलग-अलग बनाए गए हैं ताकि अलग-अलग हमारे पास जो है, क्योंकि डेटा होते हैं। ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बोल रहा है यहाँ पे व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप को भी समझ लेते हैं। व्हाइल लूप, अ व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज़ लॉन्ग एज़ स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन्स ट्रू। कि जो व्हाइल लूप होता है, वो ब्लॉक ऑफ कोड को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू हो। जब तक कि कंडीशन ट्रू होगी, तब तक वो जो कोड है हमारा, किसी भी ब्लॉक का या कोई भी कोड है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी स्टेटमेंट है, वो बार-बार एग्जीक्यूशन पे रहेगा। इट इज़ कॉमनली यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज़ नॉट इन एडवांस। ये तब यूज़ किया जाता है कि जो नंबर ऑफ आइटरेशन है वो हमें पता नहीं होता या फिर एडवांस में नहीं दिए गए होते। अगर दिए गए होते तो हम लोग फॉर लूप का यूज़ कर लेते, लेकिन नहीं दिए गए हैं तो यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। और एक बात कि व्हाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। इसमें जो कंडीशन होती है, इसको ऐसे ही बोलते हैं कि व्हाइल लूप जो है, पहले कंडीशन को चेक करता है, देन एग्जीक्यूट करता है, कि पहले फर्स्ट चेक द कंडीशन, देन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ठीक, व्हाइल लूप में ये खासियत होती है। एक होता है दूसरी लैंग्वेज में डू व्हाइल। डू व्हाइल में उल्टा काम होता है। डू व्हाइल में पहले करो, फिर कंडीशन चेक करो, लेकिन व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक करो, फिर काम करो। ठीक, ये काम है। तो इसके लिखने का तरीका क्या है, इसका स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसका। तो व्हाइल लिखेंगे, फिर कंडीशन लगा देंगे, जैसे कि लिखते हैं ना कि इफ लिखते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं, उसी प्रकार से व्हाइल लिखेंगे और फिर कंडीशन लगा देंगे और फिर हम लोग यहाँ पे अपना स्टेटमेंट्स लिख देंगे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे समझिए एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो एक सेकेंड मैं नीचे ले लेता हूँ इसको। हाँ, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे दिया है। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि आई की वैल्यू हमने 1 पे सेट की। ठीक, आई की वैल्यू कितने पे सेट हुई? आई की वैल्यू 1 पे सेट हुई।
कंडीशन देंगे वाइल, वाइल मतलब जब तक, इसको आप ऐसे पढ़िए, जब तक i की वैल्यू 5 से छोटी है या उसके बराबर है, ठीक। जब वाइल मतलब जब तक i की वैल्यू 5 से छोटी या उसके बराबर है, वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक। क्या करना है हमें, हमें प्रिंट करना है क्या, i को, क्या करेंगे, i को प्रिंट करेंगे जब तक कि i की वैल्यू 5 से छोटी है तब तक, और फिर प्रिंट करने के बाद हम लोग i की वैल्यू में 1 को ऐड कर देंगे, है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में i की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे आया 1। फिर हमने कंडीशन चेक की, क्या i की वैल्यू 5 से छोटी है, छोटी है, अभी तो 1 है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे i, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए प्रिंट कर दिया i, तो हमारे पास ये प्रिंट हो गया i। फिर i की वैल्यू में, अच्छा i हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक, 1। अब i की वैल्यू में 1 प्लस 1 कर देंगे, तो हमने यहाँ पे किया प्लस 1 किया, ठीक। तो ये आंसर कितना आ गया इसका, 2 आ गया। अब कंडीशन फिर चेक होगी, क्या वाइल 2 लेस देन 5, क्या 2 5 से छोटा है, छोटा है, देन प्रिंट i, i की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे आउटपुट मेरे पास आ गया 2। फिर i की वैल्यू में फिर एक ऐड हमने किया, i प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर, 3 आ गया। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 3 5 से छोटा है, अभी भी छोटा है, प्रिंट i, मतलब कि यहाँ पे 3 हमारा प्रिंट हो गया, है ना। फिर प्लस 1 ऐड होगा, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से हर एक आइटेशन पे एक बार स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा और एक बार वैल्यू में अपडेशन होगा, ठीक। अब जब प्लस 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। जब प्लस 2 ऐड करेंगे तो 1 3 5 7 9 तक इस प्रकार से आउटपुट हमारे पास आएगा, ठीक। क्योंकि हमारे पास क्या है, ये स्टेप है, ठीक। समझ में आया। इसको पढ़ लेते हैं कि क्या बता रहा है। एक्सप्लेनेशन, द वेरिएबल i इज इनिशियलाइज्ड विद द वैल्यू 1, जो वेरिएबल i है उसको 1 के साथ इनिशियलाइज किया गया है। द कंडीशन i लेस देन इक्वल टू 5 इज चेक्ड, यहाँ पे इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। लूप बॉडी मतलब प्रिंट आई स्टेटमेंट, ये लूप बॉडी के अंदर है, ठीक है ना। और द वैल्यू ऑफ i इंक्रीजेज बाई 1 इन ईच आइटेशन, और जो i की वैल्यू है वो हर एक आइटेशन पे प्लस 1 से बढ़ जाती है। When i become 6, जब i की वैल्यू 6 होगी, द कंडीशन बिकम फॉल्स, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, एंड द लूप स्टॉप्स, और लूप हमारा तब रुक जाएगा, ठीक। ये बता रहा है यहाँ पे। तो आउटपुट इसका देखिए कैसे आ गया, जैसे बताए थे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आउटपुट हमारे पास आ जाएगा, ठीक। क्लियर है, देखिए आउटपुट आया ना 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर देखिए नेस्टेड आइटरेटिव स्टेटमेंट, अरे सर ये तो नाम सुना सुना लग रहा है ना। पिछले लेक्चर में हमने देखा था नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, जहाँ पे इसका मीनिंग क्या थी नेस्टेड की, कि कंडीशन के अंदर कंडीशंस को नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। इसी प्रकार से लूप के अंदर अगर हम फिर से लूप डिफाइन कर दें तो उसको बोलेंगे नेस्टेड लूप या फिर नेस्टेड आइटरेटिव स्टेटमेंट। समझ में आया, लूप के अंदर लूप। सो एन आइटरेटिव स्टेटमेंट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड अनदर लूप, तो जो आइटरेटिव स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग एक दूसरे लूप के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं, जिसको हम लोग नेस्टेड लूप भी कहते हैं, है ना। नेस्टेड लूप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ग्रिड्स टेबल्स एंड पैटर्न जनरेशन। नेस्टेड लूप्स का जो यूज़ होता है वो हम लोग अक्सर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जैसे कि ग्रिड्स हो गया, टेबल बनाना हो गया, या फिर पैटर्न्स होगा जनरेट करने के लिए करते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि फॉर आई इन रेंज, ये पहला लूप, और इस लूप के अंदर हमने एक दूसरा लूप डिफाइन किया है जिसका है फॉर जे इन रेंज 2, और जे का स्टेटमेंट प्रिंट आई कॉमा जे, ठीक। ये किसका एग्जांपल है, ये हमारे पास एग्जांपल है एक आइटरेटिव नेस्टेड आइटरेटिव एग्जांपल है ये, ठीक। जहाँ पे जो आई वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को क्या बोलते हैं, इस सेक्शन को बोलते हैं हम लोग आउटर लूप। क्या बोलते हैं, आउटर लूप इसको बोला जाता है, ठीक। ये, और जो अंदर वाला सेक्शन है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनर लूप। क्या बोलते हैं, इनर लूप बोलते हैं, क्योंकि ये अंदर वाला लूप है, ठीक। तो आउटर लूप के अंदर हमने एक इनर लूप डिफाइन किया है और इसी को बोलते हैं नेस्टेड लूप बोलते हैं, ठीक। तो देख लेते हैं कि जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा हमारे पास, ठीक है। तो जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक, अब देखिए फॉर आई इन रेंज 3, तो आई की जो वैल्यू है वो 0 1 2 है, 3 तक है ना, 0 1 2, और जो जे की वैल्यू कितनी है
0 1 है और हम लोग प्रिंट कर रहे हैं क्या आई जे। तो अब देखिए इसका आउटपुट किस प्रकार से आने वाला है, ध्यान से देखिए। तो आई की वैल्यू जब क्या है हमारे पास, आई की वैल्यू जब 0 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा। जब आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे जे की वैल्यू 0 होगी और प्रिंट आई जे। तो जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी हुई हमारे पास, जे की वैल्यू हुई स्टार्टिंग में 0। ठीक, प्रिंट आई जे करेंगे, वैल्यू कितनी आ गई 0,0। ये पहला आइट्रेशन हुआ। दूसरा आइट्रेशन सेट करेंगे, आई इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर प्रिंट आई जे करेंगे 0,1 आंसर आ जाएगा। फिर आई इक्वल टू 0 और जे की वैल्यू क्या 2 होगी, अब नहीं होगी। फिर आई की वैल्यू यहाँ पे अब हो गई 1 और जे की वैल्यू कितनी है 0। तो आउटपुट कैसा बना 1,0। समझ में आया। इस प्रकार से ये यहाँ पे चल रहा है कि पहले आई की वैल्यू देन जे की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने अभी आपको बताया कि 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 है ना, ये इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक, सो द आउटर लूप रन्स 3 टाइम्स, क्योंकि रेंज कितनी थी 3 थी तो वो 3 बार चलेगा। फॉर ईच आइट्रेशन, हर एक आइट्रेशन के लिए 3 बार चलेगा। एंड द इनर लूप रन्स 2 टाइम्स, और जो अंदर का जो लूप है वो 2 बार चलेगा। मतलब कि टोटल कितने बार चलेगा, टोटल 6 बार चलेगा। कैसे 6 बार, 3 बाहर के लिए और 2 अंदर के लिए। ठीक, समझ में आया। ये होता है आइट्रेशन। फिर इसी प्रकार से हमारे पास क्या आता है, इसी प्रकार से आता है इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप क्या होता है, इनफाइनाइट लूप तब आता है कि जब कोई कंडीशन कभी फॉल्स ही ना हो, है ना। जब कोई कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी तो वो हमेशा चलती रहेगी, जिसको बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट लूप। जैसे कि हमने आई की वैल्यू 1 पे सेट की और फिर हम यहाँ पे लगा दिए हैं कि जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी हो तब तक क्या करना है, बस आई को प्रिंट करना है। ठीक, तो ये कैसे चलेगा लूप, आई की वैल्यू 1 पे सेट है तो प्रिंट आई किया हमने, ठीक, प्रिंट आई 1 प्रिंट हुआ। कंडीशन चेक हुई क्या आई 5 से छोटा है, आई की वैल्यू कितनी है 1 है, छोटा है, प्रिंट आई। फिर आई प्रिंट हो गया 1, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर 1, फिर 1, फिर 1, तो ये 1 1 1 1 चलता रहेगा बिना रुके। क्यों, क्योंकि हम आई की वैल्यू में 1 ऐड कर ही नहीं रहे हैं। अपडेशन तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है कि +1 अपडेट कर दें तो 1 से 2 पे चला जाए, 2 से 3 पे चला जाए, 3 से 4 पे चला जाए, ऐसा तो हो नहीं रहा है ना। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप हमारा इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक, फिर इन दिस केस द वेरिएबल आई नेवर चेंजेस, इस केस में जो आई है वो कभी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, टू द कंडीशन, सो ऑलवेज रिमेंस ट्रू, जो कंडीशन वो हमेशा ट्रू रहेगी। एज अ रिजल्ट द लूप कंटिन्यूज इंडेफिनिटली। ठीक, और वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। ठीक, यहाँ पे ये बातें हो रही हैं। ठीक है, फिर एडवांटेज क्या क्या होते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट्स को यूज करने के। तो इसका एडवांटेज होता है रिड्यूस कोड रिपीटेशन, कि कोड को बार बार रिपीट करने से हमें जो है रिड्यूसमेंट मिलती है, हमें इससे आसानी मिलती है कि कोड बार बार रिपीट नहीं होगा। इम्प्रूव प्रोग्राम रीडेबिलिटी, ठीक, पढ़ने में जो है इम्प्रूवमेंट लाता है। मेक्स प्रोग्राम ईजी टू मेंटेन, मेंटेन करना फिर ईजी हो जाता है प्रोग्राम्स आइटरेटिव स्टेटमेंट यूज करने से। क्यों, क्योंकि हमें बार बार लाइन्स ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, एंड अलाउ इफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटाबेस, ठीक है, जिससे हम लोग एक बहुत ही इफिशिएंट तरीके से बड़े लार्ज डेटाबेस को प्रोसेस कर सकते हैं। और सपोर्ट ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क। ठीक है, ये है आज का वीडियो जहाँ पे हमने देखा है लूप्स क्या होते हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ठीक, जिसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप, नेस्टेड फॉर लूप हम लोगों ने आज पढ़ा। इसके जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको कल मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर नंबर 41 पे आपको ये इसके प्रोग्राम्स लूप्स के, फॉर के और व्हाइल के करा दिए जाएंगे। ठीक, आज की वीडियो में एक पूरा कंसेप्ट था, पूरी थ्योरी थी कि कैसे लूप होता है, कैसे काम करता है, पूरे इसके पीछे की साइंस और लॉजिक था। कल से हम देखेंगे इसके प्रैक्टिकल्स कि वो एक्चुअल में कैसे लिखे जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, ताकि कोई भी टॉपिक आपसे बीच में मिस ना हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम वीडियो के बीच बीच में बताते रहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।